नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोन्हे राजगीर, जिला नालंदा में बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे वे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख इत्यादि हैं। प्रस्तुत पाठ जो सांवले सपनों की याद है, वो पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, उनके बारे में बताया है कि वे पक्षी प्रेमी हैं, किस प्रकार से वे जीवन यापन करते थे और उनका स्वभाव कैसा था। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। अब पाठ की जो शुरुआत हुई है उसमें ये बताया गया है कि सालिम अली की मृत्यु के समय पर जो उनके पीछे पीछे पूरा हुजूम चल रहा था, अर्थात जो पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं कि रैली निकल रही थी, इतने व्यक्ति थे उनकी याद में, उनके पीछे आंसू बहाने वाले। तो उन्होंने पाठ की जो शुरुआत करी है उसमें ये बताया है कि उनकी मृत्यु के समय पर इतने लोगों का जमा होना ये दर्शाता है कि इतने लोगों के साथ उनके संबंध थे, उनके प्यार प्रेम की भावना जो है वो कितने लोगों के मन में उनके लिए सम्मान की भावना थी। सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अंतहीन सफर का मतलब उनकी यादों, उनके चले जाने के बाद भी उनकी जो यादों का सफर है वो हमेशा रहेगा, इसलिए अंतहीन बोला गया है इस सफर को। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफर से भिन्न रहा है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब वे जा चुके हैं इस दुनिया से। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब अब चाहे कोई कितना भी यत्न कर ले, लेकिन सालिम अली केवल यादों में ही रह जाएंगे, कभी भी किसी के सामने भी रूबरू नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। क्योंकि सालिम अली पक्षी प्रेमी रहे हैं तो वो पक्षियों के साथ उनके एक अलग ही प्रेम संबंध था। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशरों को वे प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पर ये एक आशय स्पष्ट करने में पंक्ति आ सकती है इस प्रश्न पे कि भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज सुनकर, क्योंकि सालिम अली पक्षी प्रेमी रहे हैं तो इसलिए बोला गया है कि कोई आदमी कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। अर्थात कि पक्षियों का मधुर गीत जो है उनके मन में रोमांच उत्पन्न करता था, वे रोमांचकारी अनुभव महसूस करते थे पक्षियों के गीत, मधुर गीत को सुनकर। एहसास की ऐसी एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली में अपने मुंह से भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। यहाँ पर कृष्ण द्वारा दर्शाया गया एक उदाहरण, जैसे कि कृष्ण जो है गोपियों के समीप थे, गोपियों और कृष्ण में जो प्रेम था, ऐसे ही उस प्रेम को ही उदाहरण द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है।
कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कुछ हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यहाँ कृष्ण के उदाहरण द्वारा ये समझाया गया है कि ये सब पता नहीं, जितना भी हम कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, ये सब पता नहीं कि यह हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ये सब जो है, अगर हम वहां जाकर नदी को देखें, उस सांवली पानी की नदी, उस सांवली नदी को देखते हैं, तो वो सब कुछ हमें याद दिला देता है। वो घटनाक्रम पूरी की पूरी हमें कृष्ण के बारे में सब कुछ बता देती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा। बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। यहाँ पर कृष्ण द्वारा समझाया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि वहां पर जब हम जाते हैं उस गलियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी श्री कृष्ण आकर यहाँ पर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है वैसे ही जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से भी आ टपकेगा और संगीत का एक जादू वाटिका को पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी बीमारी, जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। इससे पता लगता है कि सालिम अली की मृत्यु जो है वो कैंसर जैसी बीमारी से हुई थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय अपने अनुसार सोचते हैं कि प्रकृति को ढाला जाए। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन से ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। यह उस समय की घटना है जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। तो सालिम अली जो है केरल की साइलेंट वैली जो है जगह का नाम है, वहां पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वहां अपने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी साहब गांवों की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम हो गई। मतलब चौधरी चरण सिंह को जब बताया गया कि केरल की साइलेंट वैली की दुर्दशा क्या है और किस तरीके से वहां की स्थिति है, तो ये सब सुनकर जो है चौधरी चरण सिंह की आंखों से पानी निकल गया, उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें।
फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। डीएच लॉरेंस भी एक पक्षी प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस को कहा गया था कि वे डीएच लॉरेंस के बारे में कुछ बताएं, उनके बारे में कुछ लिखें, लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा लगता है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। मतलब डीएच लॉरेंस की पत्नी जो फ्रीडा लॉरेंस है वो ये बताती है कि उनके साथ उन्होंने जीवन तो बिताया है अपने पति के साथ, लेकिन शायद उनके पति के बारे में उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया जो है वो ज्यादा जानती है, क्योंकि डीएच लॉरेंस भी पक्षी प्रेमी रहे हैं। तो उनका जो प्रेम पक्षियों के लिए था वो अपने जीवन का अनुभव जो है उनके साथ साझा करते थे। तो गोरैया को उनके बारे में ज्यादा ही जानकारी होगी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। सालिम अली जब बचपन में थे, छोटे बच्चे थे, तो बचपन में उनकी एयर गन से एक गोरैया जो है वो घायल हो गई थी और उसी की देखभाल करने के ही चक्कर में जो सालिम अली हैं उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। पक्षी प्रेमी वो तभी बने थे क्योंकि जब उस गोरैया की उन्होंने देखभाल की थी और उसको संभाला था, तो उसके पश्चात उनका जो मन है पक्षियों के लिए एक अलग ही राह पर चलने लगा था। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब यहाँ पर जो है लेखक जाबिर हुसैन जो है उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सालिम अली जो है वो देश के लिए क्या है, समाज के लिए, लोगों के लिए क्या है। पक्षी प्रेमी के रूप में वो विख्यात हैं और पक्षी प्रेमी के रूप में यदि वो विख्यात है तो पक्षियों, क्योंकि उन्हें जटिल प्राणी इसलिए बोला गया कि उन्हें समझना जो है वो बहुत मुश्किल कार्य है। उनका मन क्या है, वे किस तरीके की अपने मन में अनुभव रखते हैं, उनका प्रेम जो है वो दूसरों के लिए क्या है, इन सब का वर्णन ही पाठ में किया गया है। आशा है आप सबको पाठ समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था? अभी हमने पढ़ा था कि बचपन के दिनों में सालिम अली की एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गोरैया जो है उसकी देखभाल करने की ही स्थिति ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उनकी आंखें नम होगी? तो इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो है केरल की साइलेंट वैली के परिवेश का दृश्य रखा था। उन्होंने आने वाले संभावित खतरों के विषय में चौधरी चरण सिंह से बातचीत की थी और ये बताया था कि यदि ऐसा हुआ तो असंख्य पक्षियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा और उनके बचाव के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। और यही सब बातें सुनकर जो है चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी, उनकी आंखों से पानी निकलने लगा था। प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? डीएच लॉरेंस की मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें या अपने पति के बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने कहा कि लॉरेंस के विषय में कुछ भी लिखना जो है उन्हें असंभव सा लगता है, क्योंकि वे उनके साथ जो जीवन उन्होंने जिया है उसके बारे में कुछ भी बताना उन्हें असंभव सा लगता है कि वे शायद नहीं बता पाएंगी। उनका पूरा जीवन जो है एक खुली किताब है, क्योंकि सब लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने कभी किसी से छुपाया हो। वे एक सादा दिल और स्नेही व्यक्ति थे। उनके जीवन से संबंधित कोई भी बात छुपी हुई नहीं है।
उन्हें ऐसा लगता है कि छत पर बैठी गोरैया भी उन दोनों के विषय में उनसे अधिक बातें जानती होगी। अर्थात उनका जीवन जो खुली किताब बोला गया है कि उनके जीवन के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और वे पक्षी प्रेमी रहे हैं तो पशु पक्षी तक भी उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, तो इसलिए लॉरेंस ने ऐसा कहा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 का क भाग है, आशय स्पष्ट कीजिए में क भाग है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, जिसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में सालिम अली के प्रकृति प्रेम के विषय में बताया गया है। जिस प्रकार अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का प्रकृति से गहरा लगाव था, पशु पक्षियों से गहरा लगाव था, उनका मानना था कि प्रकृति की ओर हमें लौटना चाहिए, ठीक उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। उन्होंने प्रकृति संबंधी अनेक रास्तों को खोजा। यही कारण है कि वे लॉरेंस की तरह स्वाभाविक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। इसके बाद जो है दूसरा इसका ख भाग है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसका आशय स्पष्ट करना है। इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय है, जिस तरह कोई वन पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर मर जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है, उससे शरीर की गर्मी और हृदय की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता, उसी तरह सालिम अली भी अपने जीवन के लंबे सफर के बाद सपने को छोड़कर इस संसार से विदा हो गए हैं और किसी भी तरह से उन्हें दोबारा जीवित करना जो है वो असंभव है। प्रश्न नंबर 4 का ग भाग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय है, सालिम अली ने अपने भ्रमणशील स्वभाव के कारण प्रकृति और प्राणी जगत को बहुत ही बारीकी से जाना और समझा था। उनका अनुभव जो है एक टापू की भांति सीमित नहीं था, बल्कि एक समुद्र की भांति जो है वो अथाह था, बड़ा था, विशाल था। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। आपको ये बताना है कि इस पाठ में जो भाषा लिखी गई है वो किस तरह की है, उसकी शैली क्या है। तो सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं जो हैं उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। वे बर्ड वॉचर, साइलेंट वैली जैसे अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है और भाव व्यक्ति नदी की तरह बहती हुई प्रतीत हो रही है और भावों को अभिव्यक्त करने की जो शैली है वो बहुत ही सार्थक और सरल है। प्रश्न नंबर 6 है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर हमें बताना है कि पूरे पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में क्या क्या बताया है, उसे आपको लिखना है संक्षिप्त में। लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचते हुए बताया कि सालिम अली प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते थे, सुख दुख के समन्वय से युक्त जीवन अनुभव की गहनता के लिए हुए थे। उम्र ज्यादा होने के कारण शरीर उनका दुबला हो गया था, किंतु आंखों की रोशनी ज्यों की त्यों थी। उन्होंने अपने लिए कड़ी मेहनत से प्रकृति की हंसती खेलती दुनिया को अपनाया था। वे एकांत क्षणों में दूरबीन लेकर प्रकृति को निहारते रहते थे। अपने अनुभव के बल पर उन्हें प्रकृति और प्राणियों के लिए संरक्षण की चिंता रहती थी। पक्षियों से उन्हें विशेष लगाव था। निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि सालिम अली प्रकृति प्रेमी, पक्षी प्रेमी और संपूर्ण जीवन प्रकृति की खोज में नए नए रास्तों के लिए समर्पित करने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी डालिए, टिप्पणी कीजिए। अर्थात सांवले सपनों की याद जो शीर्षक है क्या वह सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक रचना का अपना एक शीर्षक होता है और वह शीर्षक उसकी कथा वस्तु या भाव पर ही निर्भर होता है। प्रस्तुत संस्मरण लेकर जाबिर हुसैन ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। उनकी दुखद स्मृति या धुंधले सपनों के समान लगती है, अतः सांवले सपनों की याद शीर्षक जो है वो बहुत ही सार्थक है। आशा करते हैं आप सबको ये प्रश्न अभ्यास और पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।